एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो मानक रूप में लिखना है। तो ये क्वेश्चन पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमें मानक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे पी क्यू और आर को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो होगा इसका पी, ये होगा यहाँ पे क्यू, क्योंकि वाई के साथ में जो भी आएगा यहाँ पे वो क्यू होता है, और ये है आर। आर की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। तो यहाँ पे देखो पी का मान हमारे पास यहाँ पे माइनस का एक्स की पावर 2 आ गया, क्यू का मान आ गया हमारे पास एक्स, और आर का मान यहाँ पे हमारे पास एक्स है। अब यहाँ पर हम सी एफ ज्ञात करेंगे। तो सी एफ ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे देखो इसका सी एफ आएगा एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। ये जो एक्स है ये है इसका सी एफ, यानी कि यहाँ पे हम यू के स्थान पे एक्स रखेंगे हल करते टाइम। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे मानेंगे वाई इक्वल टू वी एक्स मानेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मान लिया y इक्वल टू वी एक्स, ये होगा इसका संपूर्ण हल। हम पहले से ही मान लेते हैं कि इसका हल ये आने वाला है, y इक्वल टू वी एक्स, हमने इसका हल मान लिया। अब यहाँ से हमें v प्राप्त करना है, तब जाके इसका आंसर मिलेगा। तो v प्राप्त करने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे 2 बार। पहले अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स होगा ये। फिर से इसका अवकलन करेंगे तो इसका डबल अवकलन प्राप्त होगा y का, जो होगा ये। अब ये दोनों मान, एक तो ये मान और दूसरा ये मान, ये दोनों, और इसके साथ में ये y का मान, ये तीनों मानों को यहाँ से हम उठाएंगे और हम क्वेश्चन के अंदर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम ये मान रखेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मान रख दिया मैंने डबल अवकलन वाला, फिर यहाँ पे y का अवकलन था तो यहाँ पे y का अवकलन का मान रख दिया, और यहाँ पे हमने y का मान रख दिया। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो y का डबल, यहाँ पे v का डबल अवकलन हो गया, फिर इसे यहाँ के पे v का अवकलन हो रखा है, यहाँ पे v का अवकलन हो रखा है। तो हम इनको यहाँ पे एक साथ रखेंगे, यानी कि इनको कॉमन लेके अलग रखेंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पे डबल अवकलन को हमने एक साथ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि डबल अवकलन तो एक ही बार था तो एक बार यहाँ पे आ गया। v का अवकलन हो रहा था x के सापेक्ष, और इसके पद 2 बार थे, तो हमने यहाँ पे कॉमन करके इसको इस तरह से लिख दिया, और जो भी बचेगा उसको हम लास्ट में लिख देंगे इस तरह से। जिसमें y नहीं v नहीं होगा उस पद को हम लास्ट में लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन आएगी। हमारे पास जब भी इक्वेशन आएगी इसी तरह से इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे देखो ये जो x है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें x का भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन में। तो हमें इसमें x का भाग दे दूंगा तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप x का भाग पहले भी दे सकते हो या बाद में भी। तो मैंने यहाँ पे अभी x का भाग नहीं दिया, मैं अभी इसमें बाद में x का भाग दे लूँगा। पहले मैंने यहाँ पे ये मान लिया। यहाँ पे ये इक्वेशन मिलने के बाद हम इस तरह से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को हम z मानेंगे। तो जैसे हम डी अपॉन डी एक्स को z मानेंगे तो अभी मैंने बताया था कि ये जो पद होगा ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये तो हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स। ये कैसे हुआ था तो अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये v का डबल अवकलन हो रखा है x के सापेक्ष, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि हमने अवकलन किया है डी अपॉन डी एक्स का। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स के स्थान पे हम z रखेंगे तो ये जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखो डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स का मान तो हमने z माना था तो हमने यहाँ पे z लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं x का भाग दे दूंगा तो ये रेखीय अवकल समीकरण बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे x का भाग दे दिया इस इक्वेशन में। देखो मैं यहाँ पे x का भाग देता तो भी ये आंसर मिलता मुझे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे x का भाग दिया तो भी मुझे ये मिला। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे गुणांक को 1 बनाओ या फिर यहाँ पर गुणांक को 1 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे इसका गुणांक 1 बना लिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। अब यहाँ पे देखो ये रेखीय अवकल समीकरण बन गई। रेखीय अवकल समीकरण इस तरह से होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर होता है यहाँ पे पी वाई, यहाँ पे p, ये p अलग है, ये जो p है ये तो इस क्वेश्चन का p है। मैं यहाँ पे आपको अलग इक्वेशन बता रहा हूँ, जो रेखीय अवकल समीकरण बता रहा हूँ उसके अंदर यहाँ पे p होता है एक, और लास्ट में होता है q। तो ये जो इक्वेशन होती है रेखीय अवकल समीकरण, यहाँ पे ये जो p होता है ये x का फलन होता है, और ये जो q होता है ये भी x का एक फलन होता है। और यहाँ पे देखो ये स्वतंत्र चर है x, तो यहाँ पे x का फलन होगा p, q भी x का फलन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x का फलन होना चाहिए। आपको यहाँ पे x का फलन दिख रहा है एक, और लास्ट में भी x का फलन होना चाहिए, तो ये x का फलन है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी तो वो x का फलन है। और उसके अलावा यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर y आ रहा है, और तो यहाँ पे भी y आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ऊपर z आ रहा है तो यहाँ पे भी z आना चाहिए, यानी कि ये रेखीय अवकल समीकरण है, इससे मैच हो रहा है ये पूरी तरह से। तो ये रेखीय अवकल समीकरण है। इसको हल करने का जो तरीका है उसके अंदर हम सबसे पहले आयप ज्ञात करते हैं। वो जो आयप होता है वो इस तरह से होता है, e की पावर इंटीग्रेशन हम करते हैं p का
यहाँ पे नीचे जो भी होता है उसके सापेक्ष, यहाँ पे अक्स है तो अक्स के सापेक्ष हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरह से हमें आई एफ मिलता है। आई एफ मिलने के बाद हम इसका हल लिखते हैं। तो हल इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर y है तो हम y लिखते हैं, फिर आई एफ को इससे गुणा कर देते हैं। तो हमने आई एफ को इससे गुणा कर दिया। फिर इसके बाद में बराबर में लिखते हैं हम इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखते हैं आई एफ इंटू क्यू। हम इसके क्यू से गुणा करते हैं। ये आई एफ आएगा, जो भी ये आई एफ होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में ये इक्वल की इस साइड में जो भी होता है वो आता है इसके गुणा में। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाता है हमारा इसका हल। तो इसी विधि से अब मैं इसको हल करने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पे अब हम इसको हल करेंगे तो आई एफ ज्ञात करते हैं। तो इसका आई एफ होगा इस तरह से, आई एफ इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पे देखो यहाँ पे पी के स्थान पे ये था 2/x माइनस एक्स की पावर 2, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2/x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा इस तरह से 2 log x, और यहाँ पे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, x की पावर 3/3, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखो आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे e की पावर के रूप में आ गया है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं इसको अलग अलग करके इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आई एफ मिलेगा इस तरह से। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे e की पावर 2 log x, और ये तो हो गया e की पावर 2 log x, और एक हो जाएगा e की पावर माइनस का x की पावर 3/3, इस तरह से हो गया। तो ये देखो x की पावर 3/3, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो log है तो log के अंदर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आता है log के सामने वो पावर में चला जाता है। तो ये पद हो जाएगा इस तरह से, e की पावर log x की पावर 2 हो जाएगा। और जब भी log होता है जो e की पावर में होता है तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, जो भी लास्ट में लिखा होता है log के साथ में वो आ जाता है यहाँ पे। तो x की पावर 2 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे x की पावर 2 आया है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आई एफ। आई एफ ज्ञात करने के लिए के बाद हम इसका हल लिखेंगे। तो हल लिखते हैं हम इस तरह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे z इंटू आई एफ, तो ये हमारे हल हो जाएगा ये इस तरह से, z इंटू आई एफ के स्थान पे ये आ गया इंटीग्रेटिव फैक्टर। फिर इसके बाद में लिखते हैं हम q और आई एफ का गुणा। तो यहाँ पे देखो q तो हमारे पास 1 था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और आई एफ था तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। और हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है x के साथ में, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के साथ में। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने का जो ये तरीका है, हिंट है, वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो x/3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे x की पावर 3/3, इसको आप t मानकर हल करना, आपको इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ से आप z प्राप्त कर सकते हो। ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको ये नहीं होना चाहिए z के साथ, तो आप इसका भाग दे देना इस इक्वेशन में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे z का मान मिल रहा है। अब ये जो z का मान है, ये z का मान आप यहाँ से उठाकर वापस इस इक्वेशन में रख देते हो। तो इस इक्वेशन में रखने के बाद आप यहाँ से इंटीग्रेशन करके v प्राप्त कर सकते हो। तो मैं ये z का मान इस इक्वेशन में रखता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये z का मान उठाया और इस इक्वेशन में रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर रखने के बाद अब फिर से आप देख सकते हो ये उसी तरह से बन चुका है जैसे कि पहले था, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये x है तो x dx को हम इस साइड में भेजेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे dv को इधर रख दिया और dx को मैंने इस साइड में कर दिया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें v मिल जाएगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे v का मान मिलेगा इस तरह से, क्योंकि 1/x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी कठिन है, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास v का मान मिल चुका है, तो v का मान हम रखेंगे इस इक्वेशन में वापस, जो हमारे पास शुरू में हमने मानी थी। यहाँ पे v का मान रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे लिए, तो हमने इसको इसी रूप में रख दिया इंटीग्रेशन के रूप में। और इसके अंदर ये जो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था इसका ये जो c1 आएगा, आपको ध्यान में रखना है, पर जब भी इंटीग्रेशन करना है आपको कांस्टेंट लगाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया हमारे पास ये इंटीग्रेशन का। फिर से हम यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट फिर से आएगा, तो यहाँ पे c2 कांस्टेंट फिर से आया। 2 बार हमने इंटीग्रेशन किया तो 2 बार कांस्टेंट आएंगे। अब हम ये यहाँ से v का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये v का मान था तो मैंने वहाँ पे रख दिया, यानी कि v यहाँ पे हो क्या रहा है,
x से गुणा करना है v का मान को, तो हमें y मिल जाएगा, यानी कि इसको हम x से गुणा करेंगे तो हमें y मिलेगा। तो यहाँ पे y का मान आ गया हमारे पास। जैसे x से गुणा होगा ये, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया। ये भी x से गुणा होगा तो यहाँ पे c1x हो गया, और ये भी x से गुणा होगा तो ये c2 हो गया, और लास्ट में x से गुणा हो गया। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर ये मिल चुका है हमें। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया। सबसे पहले आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप जिसके अंदर यहाँ पे डबल अवकलन का गुणांक 1 होता है, वो होता है मानक रूप। तो हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के बाद हम यहाँ से P और Q को अलग अलग करके लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे CF ज्ञात करेंगे। CF कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने पहले सीख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हल होगा वो मान लेंगे हम y = v, और यहाँ पे आएगा जो भी हमारे यहाँ पे CF आएगा। CF यहाँ पे देखो, ये CF का भाग आएगा। CF का भाग हमारे पास यहाँ पे x आ गया है, तो हम x से गुणा करके लिखेंगे, तो हमारा हल होगा इस तरह से। अब हम v ज्ञात करेंगे। तो v ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम मान रखेंगे डबल अवकलन और y का अवकलन और y, ये तीनों का मान रखेंगे हम यहाँ से। इससे प्राप्त करेंगे ये तीनों मान, और ये मान हम इक्वेशन में रखेंगे। तो जैसे हम ये मान इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास इस तरह के पद बनेंगे। एक तो v का डबल अवकलन का पद बनेगा, और एक पद बनेगा जिसमें v का अवकलन और का हो। कहीं पे भी आपको v का पद नहीं दिखेगा, इसके अंदर v का सिंगल पद आपको नहीं मिलेगा, अवकलन के साथ मिलेगा। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप ध्यान में रखना। यदि आपको मिल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम dv/dx को हम z मानेंगे। तो हमने dv/dx को हमने z मान लिया। z मानने के बाद हमारी इक्वेशन है जो इस तरह से बदल जाएगी। ये जो डबल अवकलन है ये dz/dx बन जाएगा, और ये हो जाए जो z बन जाएगा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करके z प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से हमें z मिलेगा। z का मान फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे हम, जहाँ जो हमने मानी है यहाँ पे हम रखेंगे, तो हमें यहाँ से v का मान मिलेगा फिर से इंटीग्रेशन करने के बाद। और ये जो v का मान है वो हम फिर से हमने जो हल माना था इसका वहाँ पे रखेंगे, तो हमें y का मान मिलेगा, और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज यहाँ पे YouTube चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।